Hello everyone, I welcome you all to the channel of Join MNS Academy. Today we are going to do some MCQ questions on topic work power energy. तो आप भी साथ साथ में इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना और जब आप अटेम्प्ट कर लो उनके बाद ही सॉल्यूशन को देखना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So our first question is, a shell in flight explodes into four unequal parts. Which of the following is conserved? A. Potential energy, B. Momentum, C. Kinetic energy, D. Both A and C, which means both potential and kinetic energy. I hope आपने मार्क कर लिया होगा. So let's see, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक्सप्लोजन होता है तो ये चार अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. चारों पार्ट्स के मासेस अलग हैं और ये वेलोसिटी गेन करते हैं, वो वेलोसिटी अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि क्योंकि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन नहीं रहा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकता है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी कांट रिमेन कंजर्व्ड इन दिस सिचुएशन. अब क्योंकि सारे पार्ट्स का मास अलग है, सबका वेलोसिटी अलग है और पहले जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उससे अब पार्ट्स इसके अलग डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रह सकती. लेकिन हम देखें कि ये पूरा सिस्टम जो है इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जब हम इसको प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट लेते हुए ऐड करेंगे, जैसे इसका मास और इसका वेलोसिटी और इसका मास इसका वेलोसिटी, ऐसी चारों का लेके करेंगे तो अभी भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. ओके, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स मूव फर्दर. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली its potential energy is converted into kinetic energy, its kinetic energy is converted to potential energy, mechanical energy is converted to heat energy, or none of the above. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा. सो लेट्स सी, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये फॉल करता है. ठीक है, तो हम जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट पे है तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी होगी. वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना. और अब क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे फॉल किया है तो गिर रहा है, तो इसने एक वेलोसिटी अटेन की होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी. तो इसके पास अब एक वेलोसिटी है और इसके पास एक मास है इस ऑब्जेक्ट के पास. तो इसने क्या गेन कर लिया? इस ऑब्जेक्ट ने गेन कर ली काइनेटिक एनर्जी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. लेट्स प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर 3. अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of a 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then the angle between the force and direction of motion of the body is option A 60 degree, option B 75 degree, option C 30 degree, option D this is 45 degree. Okay, I hope सो आपने मार्क कर लिया होगा. तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये फॉर्मूला देख लो. वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. ओके, तो इस फॉर्मूला में बस आपको सारी वैल्यूज़ को डालना है ना. तो क्या है, वर्क डन इज़ 25 जूल, फोर्स इज़ 5 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज़ 10 मीटर. तो इसको सॉल्व करके आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. दैट कॉस थीटा इज़ इक्वल टू हाफ, और कॉस थीटा हाफ होता है तो थीटा इज़ 60 डिग्री. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन. सो लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 4. अ मूविंग बॉडी ऑफ मास m and velocity 3 km per hour
collide with a rest body of mass 2m and sticks to it. Now the combined mass starts to move together. What will be the combined velocity? Option A 3 km per hour, option B 4 km per hour, option C 1 km per hour और ऑप्शन डी 2 किलोमीटर पर आवर। आपने ट्राई कर लिया, मार्क कर लिया ऑप्शन। ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर। तो क्या बोला है कि ये केस क्या है, आप समझ रहे हो कि ये इनएलास्टिक कोलिजन का केस है ना। एक ऑब्जेक्ट पहले मास m है और दूसरा ऑब्जेक्ट मास 2m है। पहले सिर्फ इसके पास मोशन था और वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर की, और कोलिजन के बाद ये दोनों साथ में चलने लगे, है ना। तो हमसे पूछा है कि इनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता होगा कि इनइलास्टिक कोलिजन में भी टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है तो उसका तो कोई मोमेंटम नहीं होगा, सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट जो है यानी कि मास m वाला, तो इसका मोमेंटम होगा। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो इसका मास है m और वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो मोमेंटम हो जाएगा 3m। ओके, सो दिस इज आर इनिशियल मोमेंटम। सो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम। तो हम देखते हैं फाइनल मोमेंटम में, क्योंकि दोनों मास अब साथ में जॉइन हो चुके हैं और साथ में मूव हो रहे हैं, तो इनका मास कितना हो गया 3m, और हमें निकालना है वेलोसिटी। तो इनका मोमेंटम होगा 3m इंटू वी। सो इससे क्लियरली दिखता है कि वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Let's move further. Okay, so our next question is, when a body moves with a constant speed along a circle, option A, no work is done on it, option B, no acceleration is produced in it, option C, its velocity remain constant, और option D, no force acts on it। आपने ट्राई कर लिया, मार्क कर लिया, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब यही है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने के बाद भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हर टाइम उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। मान लो वो ऑब्जेक्ट मोशन कर भी रहा है लेकिन, और उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। नाउ नो एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, है ना। ऑप्शन डी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वाई? बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इन सर्कुलर मोशन ऑल्सो देयर इज़ ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स विच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, वरना वो सर्कल में घूमेगा ही नहीं। ओके, दैट्स वाई अ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ सर्कुलर मोशन। सो नो वर्क इज डन ऑन इट। सो लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, दैट वाई नो वर्क इज डन ऑन इट। अब होता क्या है ना कि आपने फोर्स तो लग ही रही है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा इस फोर्स के परपेंडिकुलर रहता है। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली आउटवर्ड मूव करने की कोशिश करता है। ओके, तो अब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो वी नो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। कॉस 9, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Please make a note of this point, that no work is done on the object if it is in a circular motion. Okay, it is very important. Let's proceed further. Okay, so our next question is, two identical balls A and B collides head on elastically. If velocity of A and B
before collision are plus 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively, then their velocity after the collision are option A minus 0.5 and plus 0.3 meter per second, plus 0.5 and plus 0.3 meter per second, plus 0.3 and plus 0.5 minus 0.5 meter per second, और ऑप्शन डी माइनस 0.3 एंड प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड। होप आपने मार्क कर लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कोलिजन्स की, इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली इलास्टिक है और दोनों ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आइडेंटिकल है, यानी कि इनका मास इक्वल है, तो इनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एक्सचेंज हो जाएंगी। ओके, सो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा माइनस 0.3 एंड प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी। I would say that you should also make a note of this property because it can be directly asked as a question. Let's proceed further. Two masses of 1 and 9 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of magnitude of their respective linear momentum is option A 1:9, option B 9:1, option C 1:3 और option D 3:1। आपने ट्राई कर लिया, आपने मार्क कर लिया होगा अब तक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन है कि मासेस हैं 1 एंड 9 ग्राम और उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, यानी कि हाफ 1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 9 इंटू v2 स्क्वायर। ओके, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। सो हमें क्या मिल गया, v1 इज इक्वल टू 3v2, है ना। तो आपको v1 और v2 के बीच में रिलेशन मिल गया। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 ग्राम है, तो उसके लिए आपका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 1 इंटू v1, और v1 कितना है 3v2, यानी कि 1 इंटू 3v2 यानी कि 3v2। अब आपका दूसरा ऑब्जेक्ट देखो, दूसरा ऑब्जेक्ट का क्या है, उसका मास 9 ग्राम है और वेलोसिटी v2 है, तो उसका मोमेंटम कितना हुआ, 9 इंटू v2, है ना। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:3, है ना, क्यों। सो 1:3, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर। Moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v, when it moves from one point to a diametrically opposite point, its option A kinetic energy changes by mv/4, option B momentum does not change, option C momentum change by 2mv, और ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय mv। आपने इसको मार्क कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि गिवन है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे नहीं। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर इनकरेक्ट। अब हमें देखना है कि मोमेंटम के साथ क्या होता है। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मान लो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। अब इनमें क्या हो रहा है, इसमें इसकी वेलोसिटी मान लो इधर है और इसमें इसकी वेलोसिटी इधर है ना, इस ऑब्जेक्ट की। अब इसका मास तो सेम है पर इसकी वेलोसिटी क्योंकि ऑपोजिट है, तो एक टाइम वेलोसिटी v है और दूसरी टाइम वेलोसिटी -v है।
तो इन दोनों का डिफरेंस भी हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट मोमेंटम चेंजेस बाय 2 mv. That's why option C is correct. Okay, so our next question is, one coolie takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter, but the second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. The power of the two coolies are in the ratio option A 1:3, option B 2:1, option C 3:1 और ऑप्शन डी 1:2. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा. तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके, तो हम देख सकते हैं दोनों केस में, क्योंकि लिखा है सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, तो दोनों कूली इक्वल काम कर रहे हैं, है ना. तो P1 क्या होगा? जो पावर ऑफ कूली 1 है ना, तो उसका पावर हो जाएगा वर्क डन बाय उसने कितना टाइम लिया, तो उसने 1 मिनट लिया, मतलब 60 सेकेंड्स लिए, है ना. और दूसरा कूली जो है, तो उसका पावर कितना होगा? उसका पावर हो जाएगा, क्योंकि वर्क उसने भी उतना ही किया है पर उसने 30 सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर लिया है ना. तो अगर हम देखें पावर ऑफ फर्स्ट कूली टू पावर ऑफ सेकेंड कूली, तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1:2. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट. So let's proceed to the next question. The potential energy of a system increases if the work is done upon the system by a non-conservative force, by the system against a conservative force, by the system against a non-conservative force, upon the system by a conservative force. तो आई होप आपने मार्क कर लिया होगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. The potential energy of a system increases if the work is done by the system against a conservative force. अब देखते हो ना, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि आप नॉर्मल फोर्स जो बोलते हैं उसको लगाते हो और वो एक हाइट पे जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है. तो आप क्या कर रहे हो? तो आप यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ हो जा रहा है ना. So let's move to the next question. The coefficient of restitution E for a perfectly elastic collision is option A 1, option B 0, option C infinity and option D -1. Okay, so बहुत easy और डायरेक्टली क्वेश्चन है कि coefficient of restitution for perfectly elastic collision is 1, है ना. तो आप इस क्वेश्चन का एक और पार्ट में देता हूँ, उसका आप कमेंट करके नीचे आंसर बताना कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना. इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताना. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बुलेट ऑफ मास 10 grams leaves a rifle at a initial velocity of 1000 meter per second and strikes the earth at the same level with a velocity of 500 meter per second. The work done in joule overcoming the resistance of air will be option A 375 joule, option B 3750 joules, option C 5000 joules और ऑप्शन डी 500 joules. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा. तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? इसके लिए आपको याद होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो इस केस में जो मास गिवन है, तो मास क्या है? मास है 10 ग्राम, मतलब 0.01 kg. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ ऑफ 0.01 kg एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है? 500 मीटर पर सेकेंड. तो 500
का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 1000 मीटर पर सेकेंड, तो 1000 का स्क्वायर, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -3750 जूल्स। माइनस क्यों है, क्योंकि ये एक रेसिस्टिव फोर्स है ना, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन बी 3750 जूल्स। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body projected vertically from the earth reaches a height equals to the earth radius before returning to the earth. The power exerted by the gravitational force is greatest. Option A, at the highest point of the body. B, at the instant just before hits the earth. Option C, it remains constant all through. Option D, at the instant just after the body is projected. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला याद है, F=G m1m2/r², है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, है ना। तो यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ाओगे उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। हमें पूछा ग्रेटेस्ट कब होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी पे तो नहीं हो सकता और कांस्टेंट भी नहीं रह सकता, है ना। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर इट हिट्स द अर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, मतलब बॉडी तो अब प्रोजेक्ट हो चुकी है, मतलब उसने कुछ तो हाइट ले ली है, तो जब आपके पास ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है तो उसे मार्क करना है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। So let's move to the next question. The SI unit of mechanical energy is option A joule, option B watt, option C Newton second और option D joule second। तो इसका करेक्ट आंसर है जूल। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, है ना। काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क डन का भी जूल होता है। तो इसको याद रखना कि एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है। So let's move to the next question. Question number 15. A force of 5 Newton acts through a distance 20 meter in the direction of motion. The work done is option A 50 joules, option B 80 joules, option C 100 joules और option D 0। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और आप मार्क कर लिया होगा ऑप्शन को। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, वर्क डन, है ना, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हमें दे दिया है। तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 यानी कि 100। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इजी सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस पावर। ऑप्शन ए एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन बी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ऑप्शन सी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अब आपने मार्क कर लिया होगा। तो हमें पूछा है कि करेक्ट पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हम जानते हैं कि पावर इज़ द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, है ना। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये क्या होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है ना। और एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड other two options represent kinetic and potential energy respectively. So let's proceed to our next question. How much water a pump of 2 kilowatt can raise in 1 minute to a height of 10 meter? Option A 1000 liters, option B 1200 liters,
ऑप्शन सी 100 लीटर्स और ऑप्शन डी 2000 लीटर्स। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा और अपना ऑप्शन मार्क कर लिया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि पावर ऑफ पंप इज़ 2 किलोवाट, है ना। टाइम कितना है 1 मिनट और हाइट कितनी है 10 मीटर्स। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कितना वाटर हम पंप कर सकते हैं इस टाइम में इस हाइट तक, है ना। तो इसके लिए पावर का हमारे पास रिलेटेड फार्मूला कौन सा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। इस केस में हम वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो हमारा पावर क्या हो गया, mgh बाय टाइम। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि मास ऑफ द वाटर, है ना, कि कितना वाटर हम ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हाइट तो हमें गिवन ही है, तो मास कैसे निकलेगा, मास इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम बाय जी इंटू एच। अब इसमें बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है कि पावर का वैल्यू हमें गिवन है 2 किलोवाट, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ वाट। टाइम गिवन है 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 10 गिवन ही है और हाइट भी आपको 10 गिवन ही है। तो इसको जस्ट सॉल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 1200 किलोग्राम्स और विच इज़ इक्वल टू 1200 लीटर्स, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, so let's move to our next question. A child is sitting on a swing. Its minimum and maximum height from the ground are 0.75 meter and 2 meter respectively. Its maximum speed will be option A 10 meter per second, option B 5 meter per second, option C 8 meter per second और option D 15 meter per second. आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा और ऑप्शन को मार्क कर लिया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्विंग क्या होता है, स्विंग आप जानते हो, स्विंग ऐसे है ना। मान लो इस इधर से ऐसे झूल रहा है, आगे पीछे वो झूल रहा है ना। तो हमें गिवन है कि उसकी मिनिमम हाइट क्या है 0.75, मतलब ये हाइट है 0.75 और ये हाइट है 2 मीटर, है ना। तो अब इस मोशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जब वो आ रहा है मैक्सिमम हाइट पे, तब उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही है ना। और जब वो इस हाइट पे पहुंच रहा है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो जा रही है ना, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। और हम ये भी जानते हैं कि इसी पॉइंट पे इसका जो है वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसी पॉइंट पे मैक्सिमम रहती है। तो हमें क्या निकालना है, ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी ड्रॉप हुई और वो हमें दे देगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हुई या काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई। और काइनेटिक एनर्जी से ही हम स्पीड निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मास जी, और एच कितना होगा, यहाँ पे एच होगा 2 माइनस 0.75, है ना। तो एच हो जाएगा 1.25 मीटर्स। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², ना। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया और इसको उधर भेज देंगे, है ना। तो v का वैल्यू कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, v का वैल्यू जैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो v का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A 4 kg mass and a 1 kg mass are moving with equal kinetic energies. The ratio of their momenta is option A 3:1, option B 1:1, option C 4:1 और ऑप्शन डी 2:1। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जीज है, मतलब हाफ मास वन यानी कि 4 v1 स्क्वायर
इज इक्वल टू हाफ टू 1 इंटू V2 स्क्वायर, है ना। तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दैट V1 2V1 इज इक्वल टू V2, है ना। और अब हमें पूछा है रेशियो ऑफ मोमेंटम, है ना, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम्स ही पूछा है ना। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो P1 कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो V1 है और मास 4 kg है, तो 4V1, है ना। और P2 क्या होगा, P2 हो जाएगा 1 इंटू 2V1, यानी कि 2V1, है ना। तो P1:P2 हम करेंगे, यानी कि दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2:1, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So let's move to our next question, which is also the last question. So a metal ball of mass 2 kg is moving with a speed of 36 km per hour, has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after the collision both the balls move as a single mass, then the loss in kinetic energy due to collision is option A 100 joules, option B 140 joules, ऑप्शन सी 40 जूल्स और ऑप्शन डी 60 जूल्स। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा कि इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि कोलिजन के बाद इन दोनों की, क्योंकि ये कंबाइन हो जाते हैं ना, एंड मूव एज अ सिंगल मास जो हमें गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं कि किस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम तो आ गया 20, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास यानी कि 2 + 3 = 5 इंटू V2। तो V2 कितना आएगा, V2 विल बी इक्वल टू 4, है ना। तो V2 हमारे पास आ गया। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो अब हम दोनों केसेस की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू मास है 2 और V है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 100, है ना। तो 100 आ गया हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू इनका कंबाइंड मास, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5, और इनकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 16। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 40, 8 5 = 40। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये है 60 जूल्स, है ना। डिफरेंस निकाल लिया हमने, 100 - 40 विल गिव अस 60 जूल्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और आज हमने काफ़ी वेराइटीज़ के क्वेश्चन किए, काफ़ी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस किए, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी किए। So I hope you enjoyed the session. Okay, so if you like the video, you can join us on various platforms like Telegram, Instagram and YouTube. And if you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel and share it with your friends. Thank you.